देव आनंद, जिसकी हर फिल्म पहली फिल्म है। बम्बई प्रवास के समय एक और शख्सियत जिससे हम बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, वो देवानंद की थी। पहली मुलाकात हुई जब हम लोग शूटिंग देखने उनके स्टूडियो पहुंचे। तब तक हम उन्हें तनिक भी नहीं जानते थे। हाँ, फिल्में जरूर देखी थी उनकी, जिनसे उनकी छवि एक सजीले, बांके, रोमांटिक हीरो के रूप में समझ में आई थी। एक दिलफेक नौजवान की शख्सियत, एक हल्के फुल्के इंसान की शख्सियत। किंतु जब उस दिन उन्हें सेट पर काम करते हुए देखा और बाद में उनसे बातें की और कई बार मिले भी, तब पाया कि वो हल्के फुल्के इंसान नहीं है, बल्कि उनकी सोच में गहराई है। और यही कारण है कि वो बहुत बेचैन रहते हैं, हरदम काम में लगे रहते हैं। एक मिनट सेट पर हैं, दूसरे मिनट ऑफिस में। अधिक काम उन्हें एक उत्साह, एक गति देता है। काम के लिए ये बेचैनी ही उन्हें तरोताजा रखती है और शायद एक फिल्म पूरी होते ही दूसरी फिल्म शुरू करने की ऊर्जा प्रदान करती है। वे कभी चिंता नहीं करते हैं कि फिल्म सफल होगी कि नहीं, उसे दर्शकों ने पसंद किया है या नहीं। परिणाम की चिंता किए बगैर ही वो दूसरी फिल्म शुरू कर देते हैं। मैंने तब उनसे पूछा था, इतने स्थित प्रज्ञ आप कैसे हो सकते हैं? आप हैं, ये बहुत अच्छी बात है, किंतु फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कोई कैसे रह सकता है? कल्पना भी नहीं की जा सकती है ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति की। उनका उत्तर था, क्यों नहीं हो सकता? जब एक आइडिया, एक विचार का जन्म होता है, उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। पूरी लगन से काम करता हूँ। आसपास क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। पूरी तरह बेखबर रहता हूँ आसपास के वातावरण से। जब सोच लिया तब सोच लिया। विषय पर निर्णय लेने के बाद मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा, पर आपको डर नहीं लगता? उनका जवाब था, डर कैसा? मेरा प्रश्न था, फिल्म के सफल या असफल होने का। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सफल या असफल होना ही सफलता की कसौटी है, तो मैं उससे ना इत्तेफाक रखता हूँ। उनका उत्तर था, फिर फिल्म का सफल या असफल होना अपने हाथ में थोड़े होता है। कई कारण होते हैं इसके। रिलीज का समय, विज्ञापन का ढंग और दर्शक की रुचि, ये फैक्टर हैं जिन पर फिल्म का पास या फेल होना निर्भर करता है। दर्शक की रुचि भी बदलती रहती है। कई बार एक विषय पर बनी फिल्म पहली बार फेल हो जाती है, 5-7 साल बाद उसी विषय पर बनी फिल्म सफल हो जाती है। वैसे फिल्म बनाते समय दर्शकों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। दर्शक बहुत होशियार होता है। यही सोचकर मैं विषय दोहराता नहीं हूँ। मसलन जैसे एक फिल्म में 2 भाई हों, एक पुलिस इंस्पेक्टर, दूसरा अपराधी, और इसी तरह के अन्य विषय। विषय में ताजगी होनी चाहिए, उसे दोहराना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। देवानंद के पिता किशोरीमल आनंद प्रसिद्ध वकील थे। देवानंद अपने पिता की 5वीं संतान हैं। उनका जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ। भाई इंग्लैंड में सिविल सर्विस के लिए पढ़ाई कर रहा था। स्नातक की परीक्षा के बाद देवानंद को भी इंग्लैंड जाना था, किंतु किस्मत का लेखा कोई नहीं बदल सकता। घर के हालात अच्छे नहीं रहे। माँ की मृत्यु ने उन्हें बहुत अकेला कर दिया। 2 छोटी बहनों और भाई गोल्डी की देखभाल का जिम्मा उन पर आ पड़ा। इसी दौर में बाबूराव पटेल की फिल्म इंडिया पत्रिका देखने को मिली। फिल्मों के प्रति रुचि पैदा हुई और इत्तेफाक से उसी दौरान बंधन फिल्म के प्रीमियर के लिए प्रसिद्ध अभिनेता, फिल्म के हीरो अशोक कुमार गुरदासपुर आए। सारा शहर उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। देवानंद भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। वे दूर से देखते रहे कि जो इतना पॉपुलर है, जिसके लिए सारा शहर एक झलक पाने को बेताब है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो निर्लिप्त भाव से सबसे मिल रहा है, सब कुछ देख रहा है। वहीं तय किया कि मैं भी फिल्म स्टार बनूंगा। एक विचार ने जन्म लिया और एक अंकुर मन में फूटा। अपना प्रस्ताव पिता के सामने भी रखा, पर उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। देवानंद बचपन से बड़े सीधे सादे, शर्मीले स्वभाव के थे। क्लास में भी सदैव पीछे रहने वाले। किंतु एक बात उनमें थी, सदैव कुछ न कुछ नया करने की ललक रहती थी। ये कुछ क्या है, इसके प्रति वे शायद अपने में भी तब तक स्पष्ट नहीं थे। घर और शहर का वातावरण भी ऐसा नहीं था। अब जब एक मौका सामने आया, तब मन की दबी हुई इच्छा को एक रास्ता दिखाई पड़ा। पिता को शायद उनके अंदर की बेचैनी का एहसास था। उन्होंने मना तो नहीं किया, पर यह भी स्पष्ट कह दिया
कि वे कोई आर्थिक सहायता उन्हें नहीं देंगे। ये भी कहा कि तुम इतने सीधे सादे शर्मीले लड़के हो, फिल्मी दुनिया जो चकाचौंध से भरी है उसमें अपने पैर कैसे जमाओगे। वो 1943 का वर्ष था, उम्र मात्र 19 वर्ष। ये एक ऐसी उम्र होती है जब सपने बुने जाते हैं। देव का भी सपना था फिल्मों में काम करने का, अभिनेता बनने का। सपनों की इस पूंजी को लेकर वो चल पड़े बंबई की ओर। जेब में केवल 30 रुपए थे, पास में कोई सिफारिशी चिट्ठी भी नहीं थी। अपने बचपन के टिकट संग्रह के शौक के तहत टिकटों का एक संग्रह अलबत्ता उनके पास था, और था एक पता जहां शुरुआती दिनों में ठहरने का इंतजाम था। शुरू के 2-3 साल बहुत कठिनाई में गुजरे। बंबई की एक चौल में 2-3 और लड़कों के साथ रहने की जगह मिली। नित्य कर्म के लिए सुबह सुबह 20-25 लोगों की लाइन में खड़ा होना बहुत दुखदाई था, पर दूसरा कोई चारा भी नहीं था। घर के खाने की जगह एक मद्रासी रेस्टोरेंट में डोसा इडली खाकर पेट भरना पड़ता था, किंतु उनके मन की इच्छा अभी जीवित थी। अदम्य आत्मविश्वास था उनमें, शिक्षा का मनोबल भी था। रोज स्टूडियो के चक्कर लगाते, काम की तलाश जारी रहती। इसी दौर में मुश्किल से जमा किया अपना कीमती डाक टिकट संग्रह भी बेचना पड़ा। दुख तो बहुत हुआ, पर कड़की के उस दौर में और कोई चारा भी नहीं था। स्टूडियो के चक्कर लगाते लगाते एक सेंसर के दफ्तर में काम मिला। लड़ाई का जमाना था। सैनिकों के जो पत्र उनके रिश्तेदारों या घरवालों के पास से जाते थे या आते थे, उन्हें सेंसर करना पड़ता था। वेतन मिलता था कुल 160 रुपए। देवानंद ने मुश्किल से 8-10 महीने ये काम किया। जब समय मिलता स्टूडियो के चक्कर लगाते काम की तलाश में। इस समय देव के भाई चेतन आनंद दून स्कूल में पढ़ा रहे थे। वे छुट्टियों में देवानंद के पास बंबई आते थे। वे IPTA में थे। देवानंद भी चौल से उठकर स्टूडियो के पास ही एक कमरे में पेइंग गेस्ट के तौर पर शिफ्ट हो गए। रिकॉर्डिंग स्टूडियो पाली हिल में था। देवानंद रोज पाली हिल से पैदल उतरकर नीचे बस पकड़ते थे। वहां से बांद्रा स्टेशन पर आकर चर्च गेट के लिए लोकल ट्रेन पकड़ते थे। उन दिनों उन्होंने कहाँ सोचा था कि रिकॉर्डिंग रूम वाला ये बंगला एक दिन उनका हो जाएगा। खालीपन के उस दौर में जब चेतन आनंद आते, तब उनके साथ ड्रामों की रिहर्सल में भी जाते। सोचा जब तक कुछ और नहीं मिलता, थिएटर में ही काम करूंगा। नाटकों के डायलॉग याद कर लेते। एक बार तो बलराज साहनी ने ही उनसे कह दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, पर देवानंद हतोत्साहित नहीं हुए। थिएटर में छोटे मोटे रोल करते रहे। स्टूडियो में तो लोगों को विश्वास नहीं था कि ये लड़का एक्टिंग कर सकेगा, पर देवानंद को स्वयं पर पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन उनकी किस्मत के दरवाजे अवश्य खुलेंगे। उनके विश्वास को एक नया बल मिला जब एक मित्र ने बताया कि पूना के प्रभात फिल्म्स वाले एक नई फिल्म के लिए हीरो की तलाश में हैं और एक नया चेहरा खोज रहे हैं। उस दिन बंबई में बहुत बारिश हो रही थी। जैसे तैसे बारिश से बचते हुए वो प्रभात फिल्म्स के कार्यालय पहुंचे और बाबूराव पई से मिले। देवानंद ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद वो मेरी मुस्कान थी जिसने उन्हें प्रभावित किया। बाबूराव जी ने 2 दिन बाद आने के लिए कहा। अब अंतिम चुनाव निर्देशक को करना था। निर्देशक को भी शायद उनकी खूबसूरती और मासूमियत ने प्रभावित किया और पुणे जाने के लिए डेक्कन एक्सप्रेस का फर्स्ट क्लास का टिकट दिया। पुणे स्टेशन पर अच्छा स्वागत हुआ। स्टूडियो की वैन इंतजार कर रही थी। स्टूडियो में स्क्रीन टेस्ट लिया गया। स्क्रीन टेस्ट में नाटक का एक अंश बोलना था। शायद ख्वाजा अहमद अब्बास के नाटक की कुछ पंक्तियां थीं। देवानंद का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। वे स्क्रीन टेस्ट में तो पास हो ही गए, डायलॉग डिलीवरी में भी पास हुए, और इसी प्रकार फिल्मी आकाश में एक नए सितारे का उदय हुआ। वो 1945 का वर्ष था और फिल्म का नाम था हम एक हैं। देवानंद के विश्वास की जीत हुई। 400 रुपए महीने पर प्रभात स्टूडियो में नौकरी पक्की हो गई। रहने के लिए घर अलग से दिया गया। अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुलते गए। पुणे शहर की यादों में खोते हुए उन्होंने कहा, पुणे को मैं आज भी अपना घर मानता हूँ, क्योंकि वहीं से मेरी फिल्मी यात्रा प्रारंभ हुई। साइकिल पर चढ़कर मैंने पुणे का चप्पा चप्पा देखा है। इतना तो मैं बंबई को भी नहीं पहचानता हूँ जितना पुणे को जानता हूँ। उन दिनों आपके साथी कौन कौन थे जिन्होंने कड़की के दिनों में आपका साथ दिया, और गुरुदत्त साहब से आपकी दोस्ती कब और कैसे हुई? मैंने पूछा।
देवानंद जी की एक विशेषता है, वे पुरानी यादों में खोना नहीं चाहते, वे आज के बारे में सोचना चाहते हैं। फिर भी गुरुदत्त का नाम आते ही वे बेसाख्ता बोल पड़े। वे मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। हम एक साथ खाना खाते, साथ साथ घूमने जाते। स्ट्रगल के दिनों की ये दोस्ती बाद में भी कायम रही। हम एक साथ सपने देखते और भविष्य की रंगीन सुनहरी कल्पनाओं का मोहक जाल बुनते। मैंने वादा किया उनसे कि जब कभी फिल्म बनाऊंगा तब उन्हें डायरेक्टर के रूप में लूंगा, क्योंकि हीरो तो मैं ही रहूंगा। ये वायदा पूरा हुआ बाजी बनने के दौरान। बाजी उन्होंने ही डायरेक्ट की, मैं बना फिल्म का हीरो। बाजी फिल्म से गुरुदत्त, साहिर लुधियानवी और SD बर्मन की टीम उभर कर आई और देवानंद स्टार की श्रेणी में पहुंच गए। गुरुदत्त के अलावा उन दिनों के आपके साथी फिल्म स्टार रहमान भी मेरे अच्छे मित्र थे। मैं उन्हें बहुत पसंद करता था, किंतु ट्रेजेडी देखिए, मेरे दोनों अच्छे मित्रों का अंत एक जैसा हुआ। रहमान की 2-3 फिल्में अच्छी नहीं चली तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। उधर गुरुदत्त का अंत भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने भी अपने करियर के शीर्ष पर आत्महत्या की। मायूस होते हुए उन्होंने आगे कहा, इन दोनों की मृत्यु से मैं बहुत आहत हुआ। वे बहुत कठिन दिन थे, किंतु मैं पूर्ण आशावादी हूँ। मैंने अपने पर इन दिनों और यादों को हावी नहीं होने दिया। अकेलापन तो महसूस हुआ होगा? मैंने पूछा। हाँ, वो तो स्वाभाविक था। सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आदमी अपने को बहुत अकेला महसूस करता है। यदि मैं कहूँ मैं इन सब से परे हूँ और मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया तो मैं झूठ बोलूंगा। मैंने अकेलापन महसूस किया जब मेरी माँ की मृत्यु हुई। मैंने अकेलापन महसूस किया जब मेरी उम्र 19 वर्ष की थी, केवल 19 वर्ष। और जब बंबई में लाखों की भीड़ में दर दर काम की तलाश में दिन भर टक्कर मारकर शाम को घर लौटता था, तब अपने को बहुत अकेला महसूस करता था। पर इस सब से क्या आदमी अपने जीवन से लड़ना छोड़ दे? जो होना है वो तो होगा ही, पर उसको जानते हुए भी हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठा जाता। जिंदगी तो किसी की मोहताज नहीं है, समय भी किसी का मोहताज नहीं है। आप उसे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, पर वो हर पल आगे बढ़ जाता है, वो कभी रुकता नहीं है। निराशावादी इस सफर में पीछे छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। मैं आशावादी हूँ, गतिशील हूँ, मैं रुका नहीं, जिंदगी के साथ चला। देवानंद की ताजगी, फुर्ती और गति का कारण यही है कि वे जिंदगी की आपाधापी से कभी न तो कमजोर हुए और न ही निराश। उनका कहना है, मेरी हर फिल्म पहली फिल्म की तरह होती है। वही उत्साह, वही लगाव मैं महसूस करता हूँ जब पहले पहल कैमरे के सामने आया था। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान के इस दौर में जिस तरह की दीवानगी इन लोगों को अपने प्रशंसकों से मिलती हैं, उससे कहीं बहुत अलग लेकिन अथाह भावुक दीवानगी का दौर देवानंद ने अपने सुनहरे दिनों में महसूस किया है। उनके सदाबहार और जवान दिखने के पीछे उस दीवानगी के दौर की भी भूमिका रही है। इसलिए उनमें बेहद आत्मविश्वास है और कभी न चुकने वाली सक्रियता भी है। उनका कहना है, मैं जैसा पहले था वैसा अब भी हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही काम करता हूँ। एक बार मैंने उनसे कहा था, हिंदी के अच्छे गीतकारों को आप अपनी फिल्मों में गीत लिखने के लिए क्यों नहीं लेते हैं? तब उन्होंने कहा था, कोई नाम बताइए। और हमने हिंदी के श्रेष्ठ गीतकार गोपाल दास नीरज का नाम लिया था। देवानंद जी ने नीरज को बुलवाया, उनसे गीत लिखवाए और अपनी फिल्मों में लिए भी। नीरज जी का एक गीत कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे तो बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं दिनों देव साहब से साहित्य के बारे में चर्चा हुई। मैं हमेशा महसूस करती रही हूँ कि हिंदी में इतने बड़े लेखक हैं, गीतकार हैं, उपन्यासकार हैं, उन्हें फिल्मी दुनिया क्यों नहीं खोजती है? क्यों उनकी रचनाओं पर अधिक फिल्में नहीं बन पाती हैं? बल्कि हमारी धारणा ये थी कि लोग साहित्य कम पढ़ते हैं और फिल्में ज्यादा देखते हैं। इसी धारणा के तहत मैंने देवानंद से कहा, आज सिनेमा साहित्य को खत्म कर रहा है। उनका उत्तर था, साहित्य को कौन खत्म कर सकता है? दूसरी विधाएं साहित्य की ओर ताकती हैं, फिर उसे क्या खतरा है? हाँ, ये बात अलग है कि फिल्म, टीवी, रंगमंच का एक अलग लेखक वर्ग है। पटकथा लिखने वाले हैं, संवाद लेखक हैं, कथा लेखक और अच्छे गीतकार भी हैं।
फिर भी अच्छी रचनाओं की दरकार रहती है। उन्होंने आगे कहा, आप दीजिए मुझे आज की समस्याओं पर लिखा कोई प्रभावशाली उपन्यास। मैंने कहा, साहित्य में सैकड़ों अच्छे उपन्यास हैं, कुछ पर फिल्में बनी भी हैं, किंतु आज अधिकांशतः फिल्मकार किसी उपन्यास या कहानी के बजाय खुद की लिखी स्टोरी लाइन पर या अपने दिए गए आइडिया पर फिल्म बनाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? उनका उत्तर था, वो कहीं अधिक आसान होता है। मैंने फिर पूछा, लेखक को आप कितना महत्व देते हैं? किसी उपन्यास और कहानी पर फिल्म बनाते समय क्या आप लेखक की राय को महत्व देते हैं? अवश्य देता हूं। अगर नहीं दूंगा तो दर्शकों का विश्वास खो बैठूंगा। विश्वास से आपका तात्पर्य? यही कि दर्शक उस बदले रूप को स्वीकारें। आप गाइड का उदाहरण लें। R.K. नारायणन के उपन्यास मालगुडी पर आधारित है गाइड। मालगुडी उपन्यास में नायिका के विवाह से अलग संबंध अन्य पुरुष से थे, पर हमारा दर्शक वर्ग उसे स्वीकार नहीं करता। ये तथ्य उपन्यास से हट नहीं सकता था। मैंने उपन्यास लेखक से बात की, उन्हें समझाया, आश्वस्त भी किया और फिर फिल्म बनाई। दर्शकों ने फिल्म के बदले स्वरूप को स्वीकारा भी। मैंने पूछा, आप खाली समय में क्या करते हैं? मेरा मतलब अपने को खाली समय में व्यस्त कैसे रखते हैं? देवानंद आश्चर्य से बोले, खाली समय? आप मजाक कर रही हैं? खाली समय है कहाँ? बाहर रहता हूँ तो काम में लगा रहता हूँ और घर में रहता हूँ तो पढ़ने में व्यस्त रहता हूँ। हर विषय को पढ़ना मेरी हॉबी है। मैं कहीं भी पढ़ सकता हूँ, यात्रा में, सेट पर, स्टूडियो में और अपने घर के एकांत में। हर विषय पर पढ़ता हूँ। रोज 6 अखबार पढ़ता हूँ, महत्वपूर्ण अंडरलाइन करता हूँ। फिल्मों में नहीं आता तो शायद लेखक, पत्रकार या साहित्यकार बन गया होता। आपको और क्या अच्छा लगता है? मैंने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा। मुझे प्रकृति के बीच रहना अच्छा लगता है। मेरी किताबें मेरे पास हों, आंख बंद करके प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ, ठंडी हवा के झोंके लग रहे हों, इससे बढ़कर आनंद कुछ और नहीं। इतना समय आपको मिल जाता है? आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि आप काम के सिवा कुछ और भी सोच सकते हैं। और अभी आपने कहा कि आप वर्कोलिक हैं। ऐसा नहीं है, जहां चाह होती है वहां राह होती है, राह निकल ही आती है। ऐसे क्षण जितने मिल जाएं वही जिंदगी के रिवॉर्ड हैं, उनका उत्तर था। देवानंद स्टार बन गए, किंतु उन्हें इससे तुष्टि नहीं मिली। उनकी बेचैन रूह उनसे कुछ और कराना चाहती थी। वे कुछ और बनना चाहते थे। भाई चेतन आनंद भी एक्टिंग के कीड़े से ग्रस्त थे। थिएटर तो उनका शौक था ही। देहरादून में वे दून स्कूल में पढ़ाते अवश्य थे, पर उनका मन बंबई की फिल्म नगरी में था। वे छुट्टियों में देवानंद के पास ही रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और बंबई आ गए, क्योंकि परिवार के सभी लोग किसी न किसी रूप में फिल्मों के प्रति आकर्षित थे और उससे लगाव रखते थे। इसलिए एक स्टूडियो खोलने का निर्णय लिया गया। चेतन आनंद ने प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया। विजय आनंद ने डायरेक्शन का। हीरो का रोल संभालने के लिए देवानंद थे ही। स्टूडियो का नाम रखा गया नवकेतन। नवकेतन ने बाद के वर्षों में अनेक नए आए कलाकारों को, जिनमें युवक युवतियां दोनों थे, स्टार स्टेटस दिलाया। नवकेतन का पहला प्रोडक्शन था अफसर। ये 1950 का वर्ष था। अफसर फिल्म टिकट खिड़की पर तो नहीं चली, किंतु नवकेतन समय के थपेड़ों के बावजूद अपनी जगह स्थिर खड़ा रहा और इसका गर्व देवानंद को सदैव रहा। 1951 में बाजी बनी, 1954 में टैक्सी ड्राइवर। इसकी कहानी विजय आनंद ने लिखी और इसे मात्र 21 दिन में पूरा किया गया। 1955 में मुनीम जी, 1956 में फंटूश तथा 1958 में काला पानी बनी। इसके लिए देवानंद को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1961 में हम दोनों, जाल और 1962 में असली नकली बनी। नवकेतन में एक के बाद एक फिल्में बनती गईं और फिर 1965 में गाइड बनी। गाइड उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। गाइड का बनना भी किसी रोचक कहानी से कम नहीं था। अपनी फिल्म हम दोनों के लिए देवानंद बर्लिन गए हुए थे। तभी प्रसिद्ध अंग्रेजी नॉवेल द गुड अर्थ की लेखिका पर्ल बक से मुलाकात हुई।
पर्लबर्ग से उनके नॉवल पर फिल्म बनाने की बात चली तो उन्होंने कहा कि आप R.K. नारायणन से मिलें, और इस तरह उन्होंने गाइड बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। गाइड पहली फिल्म थी जो 2 भाषाओं में बनी, इंग्लिश में अमेरिकन यूनिट के साथ और हिंदी में पूरी नई कास्ट के साथ। चेतन आनंद को हिंदी स्क्रिप्ट डायरेक्ट करनी थी, किंतु 3 हफ्ते पहले ही उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी क्योंकि हकीकत फिल्म की शूटिंग के लिए नॉर्थ वेस्ट से मंजूरी मिल गई थी। फिल्म वहां शूट करने के लिए बड़ी मुश्किल से ये मंजूरी मिली थी। अब फिर समस्या उठ खड़ी हुई कि गाइड का डायरेक्टर कौन हो। 2 दिन बाद ही फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान के साथ उनकी खटपट हो गई और उन्होंने भी काम छोड़ दिया। अब फिर वहीं के वहीं आ खड़े हुए जहां से चले थे। आखिर भाई ही काम आया और विजय आनंद ने डायरेक्शन संभाला। विजय आनंद ने फिर से स्क्रीन प्ले लिखा अपनी तरह से और फिर गाइड बनी, जो एक मास्टरपीस रही। आज के मानदंडों के हिसाब से भी बिल्कुल मास्टरपीस। ये सारी प्रोजेक्ट बहुत खर्चीली रही क्योंकि गाइड 2 भाषाओं में एक साथ बनी, इसलिए इसे एक खर्चीला पागलपन ही कहना चाहिए। देवानंद बोले, जब गाइड ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई तो ये खर्च उस उपलब्धि के सामने कुछ भी नहीं था। मैं रातों रात स्टार से सुपरस्टार बन गया। गाइड के लिए देवानंद को द्वितीय फिल्म फेयर अवार्ड मिला, प्रोड्यूसर के नाते भी एक अवार्ड मिला। गाइड की सफलता अभूतपूर्व थी, किंतु उसके बाद बहुत दिनों तक सन्नाटा छाया रहा। एक बेचैनी सी फिर दिलो दिमाग पर छाई रही। उन्हीं के शब्दों में, मुझे लगा कि मैं अपनी क्षमताओं को और बढ़ाऊं, अपने करियर को और नए क्षितिजों की ओर ले जाऊं, अपनी रूह की बेचैनी शांत करने के लिए किसी नई दिशा की तलाश करूं। और तब मैंने निर्देशन करने का फैसला किया। नई फिल्मों में बतौर हीरो काम करने का इरादा छोड़ दिया। निर्देशन, केवल निर्देशन ही करूंगा, ऐसा सोचा मैंने। किंतु इस निर्णय को कारगर होने में कुछ समय लगा। 1967 में ज्वेल थीफ बनी, जो बहुत ही सफल रही, एक नायाब थ्रिलर। उसके बाद 1970 में बनी जॉनी मेरा नाम, जो सफलता के सोपान की दूसरी छलांग थी। ये दोनों फिल्में विजय ने ही डायरेक्ट की थी। 1970 में प्रेम पुजारी के रूप में देव खुद निर्देशन की दुनिया में उतरे। निर्देशन के क्षेत्र में अपनी सबसे बड़ी सफलता आप किसको मानते हैं? मैंने पूछा। डायरेक्टर के रूप में सफलता मिली हरे रामा हरे कृष्णा से। हरे रामा हरे कृष्णा की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैं नेपाल गया हुआ था। वहां हिप्पियों के एक ठिकाने पर मैंने एक लड़की को देखा। आसपास बैठे हिप्पियों से वो घिरी बैठी थी। बहुत सारे हिप्पी थे, लंबे लंबे बाल और गंदे से भी होते हैं वे। यहाँ भी उन दिनों बहुत हिप्पी आए हुए थे। लड़की भारतीय थी। मैंने 3 दिन उस लड़की का पीछा किया। वो मॉन्ट्रियल से भाग कर आई थी। उससे बातचीत की। उसकी कहानी ने मुझे प्रेरित किया फिल्म बनाने के लिए। 3 दिन में स्क्रिप्ट लिखी गई। हरे रामा हरे कृष्णा की स्क्रिप्ट बिल्कुल समय के अनुसार थी। उन दिनों अक्सर हिप्पी इधर उधर पड़े बैठे शहरों में दिख जाते थे। इसके बाद देश परदेश बनी। उसकी कहानी भी समय की मांग के अनुसार थी। देवानंद ने हर चरित्र जो अभिनीत किया उसे बखूबी जिया। चरित्र उनके ऊपर कभी हावी नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने चरित्र को नया आयाम दिया। मुंबई से दिल्ली लौटने के बाद यद्यपि वहां मेरा आना जाना लगा ही रहा, किंतु देवानंद जी से फिर मिलना नहीं हुआ। मैं सदैव अन्य फिल्मकारों से मिलती रहती थी। उनके बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में खबरें सुनती ही रहती थी। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, उनके सोच, विचारों और कार्यकलापों के बारे में कहीं न कहीं कुछ न कुछ छपता ही रहता था। कुछ कटिंग मैंने संभाल कर रखी थी। इसीलिए आज जब ये लेख लिखने बैठी, तब अपने उस पुराने खजाने को उलट पुलट कर देखा कि विभिन्न समस्याओं के बारे में आज उनके क्या विचार हैं। एक बार किसी ने उनसे पूछा, वे आज की युवा पीढ़ी को अगली शताब्दी के लिए कैसे, किस प्रकार तैयार या प्रेरित करना चाहते हैं। उनका उत्तर था, अगली शताब्दी में युवा वर्ग की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका होगी मानव जाति के निर्माण में, और ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही होगा। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, आज से बरसों पहले जब मेरा भाई गुरदासपुर से इंग्लैंड गया था, ये एक बहुत बड़ी घटना समझी गई थी। न केवल परिवार के लिए
बल्कि पूरे शहर के लिए ये एक गर्व की बात थी। पर आज विदेश जाना या वहाँ के लोगों के साथ संपर्क रखना बहुत मामूली सी बात है। दुनिया बहुत सिकुड़ गई है और हम अब भी तुलनात्मक रूप से देखें तो एक छोटे से गांव में रह रहे हैं। पुरानी पीढ़ी को चाहिए कि वो अपने को इस दौड़ से अलग रखे और नई पीढ़ी को नए नए प्रयोग करने दे। हाँ, अपने अनुभवों से उन्हें रास्ता जरूर दिखाना चाहिए। जब मेरी फिल्में आज की पीढ़ी को प्रेरित करती हैं, तब मुझे लगता है कि ये मेरी उपलब्धि है। हमारे पास अनुभवों का भंडार है, उसका प्रयोग करके आज की पीढ़ी की सोच को मैं नया आयाम दे सकता हूँ, उनके विचारों का स्तर ऊंचा कर सकता हूँ। मेरे लिए आज 1 जनवरी 2004 वैसा ही है जैसा 1 जनवरी 1999 या 1 जनवरी 2001 था। आज यदि हम चारों ओर नजर दौड़ाएं तो सब भविष्य की ओर ताकते नजर आएंगे। उज्जवल भविष्य के लिए हमें ऐसे दृष्टा की जरूरत है जो स्थानीय और प्रादेशिक बातों को, मुद्दों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचे, और ऐसा लोग कर रहे हैं। इसीलिए हमारी फिल्में आज विदेशों में भारी बिजनेस कर रही हैं। इसके लिए हमें लगातार समय के साथ चलना होगा, विषय की दृष्टि से भी और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी। मैं एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहा हूँ जब हमारी फिल्मों की थीम ऐसी होगी जो केवल भारतीय बाजार के लिए ही नहीं होगी, बल्कि विदेशों के लिए भी स्वागत योग्य होगी। सेंसर के बारे में देवानंद का कहना है कि वे सेंसर के विरुद्ध नहीं हैं, पर सेंसर को समय के अनुसार प्रगतिशील होना चाहिए। अन्य फिल्मी हीरो की भांति देवानंद को भी लोगों ने, अर्थात दूसरे अभिनेताओं ने कई बार कॉपी करने की कोशिश की है। देवानंद इससे बुरा नहीं समझते हैं। ऐसा लोग जानबूझकर नहीं करते हैं, ऐसा हो जाता है और मैं इसे बुरा नहीं समझता हूँ, उनका कहना है। देवानंद अभी तक फिल्में बना रहे हैं। कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलती भी नहीं हैं, फिर भी बना रहे हैं। इसके लिए आखिर पैसा कहाँ से पाते हैं? पूछने पर उन्होंने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं होती क्योंकि मैं एक में अनेक हूँ। मैं अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ, डायरेक्शन भी स्वयं करता हूँ, अभिनय भी करता हूँ। मेरी गुडविल काम आती है। मैं किसी से फ्री काम नहीं कराना चाहता, पर यह भी चाहता हूँ कि वो मुझसे ओवरचार्ज न करे। स्टूडियो इक्विपमेंट भी मेरा अपना है, उसकी अपनी आमदनी है। वहां मेरा सारा पोस्ट प्रोडक्शन काम होता है। हाँ, उधार की जरूरत होती है तो वो भी मिल जाता है क्योंकि मैं समय पर वापस कर देता हूँ, इसलिए लोगों को मुझ पर विश्वास है। देवानंद की फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर न चलें, उन्हें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। उनका कहना है वे सब शीर्ष पर हैं, पैसा बनाना चाहते हैं। आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ, जो मुझे समय दे सकते हैं, जो लगन के साथ काम करते हैं और काम में पूरा ध्यान रखते हैं। काम के प्रति उनमें उत्साह होता है, वे अपने आप को सफल देखना चाहते हैं, मेरे अनुशासन और कमिटमेंट को मानते हैं। यही बातें हैं जिसके कारण देवानंद का नाम इसलिए मशहूर हुआ कि वे हमेशा नए हीरो हीरोइनों की तलाश में रहते हैं। जीनत अमान, शेखर कपूर, टीना मुनीम जैसे कितनों को उन्होंने आसरा दिया और बनाया, कितने ही डायरेक्टरों को अवसर दिया। फिल्म इंडस्ट्री में जो बदलाव आया है उस पर उनकी राय है। कोई खास बदलाव नहीं है। हाँ, स्पर्धा बहुत अधिक हो गई है। सैटेलाइट, टेलीविजन और विश्व सिनेमा के इस दौर में दर्शक बहुत चूजी हो गया है और उसे इसका पूरा अधिकार भी है कि वो चूजी हो। इसलिए आज फिल्म बनाना एक चैलेंज है और उनके इस चैलेंज को इंडस्ट्री को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी फिल्में अच्छी बनेंगी। देवानंद में आज भी वही स्फूर्ति और ऊर्जा है जो पहले थी। उनके करियर का ग्राफ 250 से ऊपर जा चुका है, लेकिन अब भी वो अपनी गति कम नहीं करना चाहते। उम्र का प्रभाव उन्हें कभी महसूस नहीं होता। आशावादी वे शुरू से रहे हैं, उनका स्वभाव भी नहीं बदला है। वे अभी भी कुछ करने के लिए बेचैन रहते हैं। असफलता उन्हें अपने कार्य के प्रति हतोत्साहित नहीं करती है। उनको क्या मिला और क्या नहीं मिलेगा, इसका आकलन तो इतिहास करेगा। अभी तो जितनी फिल्में वे बना सकते हैं, बनाते रहना चाहते हैं। उनका कहना है, क्यों मैं ऐसा महसूस करूं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं? आदमी की उम्र आदमी के दिमाग में होती है।
उसके सोचने के ढंग में होती है। अगर दिमाग सही है तो आप जवान महसूस करेंगे, आपकी गति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उम्र के इन बढ़ते पड़ावों को विचार और सोच के साथ जोड़ता हूँ। जो समय के साथ चलता है वो कभी पीछे नहीं रह सकता। गति के कम होने की तो बात ही नहीं उठती। मैंने समय के साथ चलने की कोशिश की है और आगे भी ऐसा ही करूंगा। मैं सदैव महसूस करता हूँ कि मैं नई पीढ़ी के साथ हूँ। जब मैं काम में लगा होता हूँ तो मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मैं उसमें गोते लगा रहा हूँ तथा नई नई ऊर्जा शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। आज की पीढ़ी नौजवानों की पीढ़ी है, इसलिए जब तक मैं सोच और विचार में अपने को उनके साथ तादाद में या एक रूप नहीं करूंगा, मैं उनसे कैसे जुड़ सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं फिल्में नहीं बना सकूंगा और ना अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन दे सकूंगा। अभी तो मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। प्रतिदिन जब मैं सवेरे उठता हूँ अच्छा महसूस करता हूँ। जब ऐसा नहीं होगा तब मैं भी नहीं होऊंगा। अभी तो मुझे थकावट नहीं लगती है, बेचैनी मुझे और काम करने के लिए प्रेरित करती है।